गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, फाइन, एवरीथिंग ग्रेट, वर्किंग फाइन। आवाज सही है सब कुछ, वीडियो वीडियो सही है सब कुछ। ओके, परफेक्ट। कल की क्लास में हमने बेसिक बैंकिंग के बारे में पढ़ा था कि बैंकिंग बेसिकली होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आज मैं आपको थोड़ा सा अलग हटकर बैंकिंग से लेकर जाने वाला हूं, जो कि अल्टीमेटली ये तो नहीं कहूंगा कि बैंकिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, बट आज का जो कंसेप्ट है वो बैंकिंग से इनडायरेक्टली जुड़ा है। अगर आज की डेट का कंसेप्ट जो मैं समझाने वाला वो समझ आते हो, तो आने वाले दिनों में जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें कहीं ना कहीं आज की क्लास रिलेट होगी। कहीं ना कहीं आने वाले डेज में मैं आपको ये बोलूंगा कि यार ये देखो, ये चीज हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी थी, ये चीज लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी थी। तो आज का लेक्चर वैसा होने वाला है। डायरेक्ट संबंध नहीं है हमारे सिलेबस से, लेकिन इनडायरेक्ट इसका रिलेशन है। तो हमेशा मैं ये वाला लेक्चर कराता हूँ। ये वाला लेक्चर आपको कहीं पर भी, कोई भी यहाँ पर किसी भी कोर्स में अमूमन करवाया नहीं जाता, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इस टाइप की चीज को बताना, क्योंकि आप बैंक में यहाँ पर जॉब करने जा रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस आप पढ़ रहे हैं, तो जब तक आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज उसका आइडिया नहीं होगा, तो आप एक स्मूथ वे में आगे बैंकिंग को उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल वर्ल्ड को, इकोनॉमिक वर्ल्ड को उतने अच्छे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं सी रिवीजन बेटा 8:15 बजे, है ना, 8:15 पे होती है। आज हम बात करते हैं आपसे कि कोई भी एक पर्सन जो कि बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के पास एक दिन में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। ऑब्वियस है, ठीक है। एक उसने दुकान ओपन की है कोई भी किसी चीज की, तो कस्टमर्स आते रहते हैं डेली बेसिस पर, राइट। कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो कोई फ्रिज लेने आ रहा है, कोई टीवी लेने आ रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह से उसके पास कंटिन्यू कस्टमर्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलरली पर्सन को, यहाँ पर जो ओनर है, उसको ये जानना है कि मुझे पूरे साल में, एक साल बीत गया, उसको ये जानना है मुझे पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको जाननी है। भाई मेरे पास कितना सामान पड़ा है, भाई कितना बेच दिया हमने, कितना पीछे से खरीदा है ना, कौन कौन पैसा हमें दे गया है, किसने उधार ले गया है सामान, ये सब चीजें जाननी है उसको। ऑब्वियस है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए वो क्या चीज अडॉप्ट करेगा, क्या चीज कैसे किया जाएगा, इस चीज को करने के लिए, जानने के लिए, आप डेली बेसिस पे जो भी सामान बेच रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, जो भी आपसे उधार लेके जा रहा है, जो आप यहाँ पर बैंक में कोई पैसा जमा करा रहे हो, ये सब चीजों को आपको यहाँ पर नोट करके रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप नोट करोगे ना। हाँ जी, अच्छा, आज यहाँ पर काटपाल जी लेकर गए हैं, परचेज करके गए हैं हमसे। क्या परचेज करके गए हैं हमसे? उन्होंने एक, कुछ भी कह लीजिए, वॉशिंग मशीन खरीद ली, है ना। ठीक है, हमने खरीदी, परचेज की वॉशिंग मशीन। अच्छा, हमने किसी को सेल कर दी परचेज करके वो वॉशिंग मशीन, एक हम ये नोट कर लेंगे। अच्छा, हमने खरीदी थी 15,000 रुपए में, ये हमने बेच दी, इसको 20 में बेच दिया। ठीक है, उसके बाद 20 में जो बेचा है, ये 20 उन्होंने उधार कर लिया, तो ये लोग हमसे उधार ले गए इतना पैसा, ये हम नोट कर लेंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने उधार चुका दिए तो पैसा हमारे पास आ गया, तो वो नोट कर लेंगे हम। ये पैसा जो हमारे पास आया उसको हमने बैंक में जमा करा दिया, तो वो नोट कर लेंगे हम। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें आप कहीं ना कहीं कॉपी में लिखते रहोगे, लिखते रहोगे, लिखते रहोगे। ठीक है, और ऐसी न जाने कितनी ट्रांजेक्शन पूरे दिन में यहाँ पर होंगी आपकी, और आप नोट करते रहोगे। ठीक है,
अब ये चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए, इजी वे में करने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे अकाउंटिंग, अकाउंट्स पढ़ा है आपने, उम्मीद यही है कॉमर्स वालों ने एटलीस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहां पर कॉमर्स वालों में तो ये पढ़ा है, ओके है, बढ़िया बात है। लेकिन आज मैं उसी की एक समरी बताने वाला हूं, ठीक है, और वो आपके इस बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी बनती है। और साथ ही साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें जो एंट्रीज हैं, ये सारी सारी हम एक जगह पर क्या करते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इनको मैं नोट करता हूं सारी की सारी चीजों को एक जगह पर। कोई भी एक कॉपी बना ली मैंने, इनको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मैं बिल्कुल डीप पे नहीं जाऊंगा, आप ये मत सोचना कि सर स्टेप बाय स्टेप वो जनरल एंट्रीज वगैरह ये कराएंगे फिर क्लासिफाई वो लेजर में जाएंगे, इतना नहीं। बस बहुत इजी वे में रखूंगा, मैं उसको बहुत सिंपल रखूंगा। हो सकता है बीच में से आपको लगे सर ये स्टेप के बाद स्टेप होता है, नहीं, मैं वो बिल्कुल टेक्निकल में नहीं जा रहा, मैं देसी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली गई है, सारी सारी चीजें नोट कर ली गई हैं, ऑब्वियस है। अब कितनी सारी चीजें, मान लीजिए ऐसे आपने 100 एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली, अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा टोटल लगाओ कितना सामान बेचा है, क्या आप कर पाओगे टोटल? दूसरे नंबर की एंट्री सेल की थी, ऐसे छठे नंबर की एंट्री थी, ऐसे आठवें नंबर की एंट्री सेल की थी, उन सबका टोटल लगाओगे, फिर जाके आप कहीं का ना कहीं मुझे बता पाओगे सेल की है। इससे बढ़िया क्या किया जा सकता है, इससे बढ़िया क्या ये किया जा सकता है कि जैसे जैसे एंट्री सामने आती रही, उसी के साथ यहाँ पर हर एक एंट्री को एक यहाँ पर अलग से नोट कर लिया गया। कि मैंने एक पेज बना लिया, एक रजिस्टर में मैंने अलग से पेज बना लिया जिसके ऊपर मैंने लिख दिया सेल्स, है ना, सेल्स लिख दिया, और इसके नीचे मैंने सारी चीजें एंट्री नोट कर ली कि भाई इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा। तो मेरे पास साथ साथ ही मेरे पास जब भी मैं चाहूं उसका टोटल लगा सकता हूं, अगर मैं साथ साथ नोट करता रहूं तो। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, कि साथ साथ नोट करता और सेल्स का मैंने अलग पेज बना लिया, कोई सामान पीछे से मैंने परचेज किया, खरीदा है, उसका एक अलग पेज बना लिया। तो ये थोड़ा सा कम इजी वे में सॉर्ट हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है इजी वे में सॉर्ट, सारी चीजें, है ना। इसी तरह से जिन्होंने मुझसे उधार लिया है उनका मैंने अलग पेज बना लिया, उस पर मैं सारी चीजें यहां पर लिखता रहा कि ये ए ने उधार लिया, बी ने उधार लिया, डी ने लिया, ई ने लिया, एफ उधार ले गया मेरे से, ये सामान ले गया उधार में, उसका मैं कभी भी चाहूं टोटल लगा सकता हूं। इसी तरह से मैंने कहीं से कोई सामान खरीदा है, उधार में लिया है, उसका मैंने यहाँ पर लिखता रहा, एक ही पेज पर नोट करता रहा, नोट करता रहा, तो साथ लास्ट में मैं कभी भी इसका भी टोटल लगा सकता हूं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो? इस तरह से हम कर सकते हैं चीजों को, एक ये चीज करनी, उसके अलावा ये चीज करनी। ठीक है, एक ये तरीका है इसको करने का थोड़ा इजी वे में, ताकि मैं लास्ट में सबका टोटल लगा सकूं। अब थोड़ी सी कुछ टर्म्स के ऊपर चलते हैं, और वो टर्म्स ऐसी हैं कि कोई भी यहां पर आपकी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में जो सामान आप यहां पर अपने शॉप पर रखते हो, जो भी सामान आप अपनी शॉप पर रखते हो, जो बेचते हो सामान, उस टर्म को हम कहते हैं क्या? अकाउंटिंग भाषा में उस टर्म को कहा जाता है स्टॉक। क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, ओके। जो सामान आप यूज करते हो अपनी शॉप पर आगे बेचने के लिए, उसको स्टॉक कहा जाता है। एक होता है यहां पर, अगर कोई पर्सन जिसको आपने उधार में कोई सामान बेचा है, जिसको आपने उधार में कोई सामान बेचा है, उस कस्टमर को हम कहेंगे डेटर्स, DEBTORS। ठीक है, जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, जिससे हमने उधारी की है, कि मैंने उससे सामान उधार में लिया है, खरीदा है, उसको हम कहेंगे क्रेडिटर्स। स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये यहां पर तीन टर्म्स अभी मैंने आपको बताई। स्टॉक यानी कि जो सामान आपके पास पड़ा है, डेटर्स यानी कि जिन्होंने आपसे उधार करके गए हैं वो डेटर्स कहलाते हैं, और जिनसे आपने उधार किया, यानी मैंने कोई सामान पीछे से खरीदा है, उधार पे लिया है, तो मैं यहाँ पर उनके लिए, वो मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएंगे, मैं यहाँ पर क्रेडिटर हूंगा। ठीक है, मतलब उनके लिए मैं डेटर हूंगा, मेरे लिए मैं, वो मेरे पास क्रेडिटर के रूप में रखेंगे, है ना। मैंने मान लीजिए एबीसी पर्सन से कुछ सामान उधार में लिया है, तो वो एबीसी पर्सन मेरे लिए क्रेडिटर रहेगा।
ठीक है। और उस पर्सन के लिए मैं क्या रहूंगा, उस पर्सन के लिए मैं डेटर रहूंगा, क्योंकि उस पर्सन के हिसाब से मैंने उससे उधारी किया, तो वो अपने यहां पर मुझे डेटर के रूप में रखेगा। समझिए डेटर और क्रेडिटर का कंसेप्ट क्या है। यानी एक पर्सन क्रेडिटर होता है और वही पर्सन सामने वाले की लिए यहां पर उसकी लिस्ट में डेटर होता है। समझ गए। मेरी लिस्ट में अगर सामने वाला पर्सन क्रेडिटर है तो उसकी लिस्ट में मैं उसके लिए डेटर हूं। गॉट इट, समझ गए, गुड। तो ये तीन टर्म्स आपको सिखाई, स्टॉक, डेटर्स एंड दी क्रेडिटर्स, राइट। अब आगे एक और टर्म पे चलते हैं कि जब भी मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूं, जब भी कोई भी मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, उस बिजनेस में मैं सबसे पहले कोई पैसा लगाता हूं, एक पूंजी लगाता हूं अपनी जेब से। ठीक है, मैं जेब से पैसा लगाता हूं। जो जेब से मैं पैसा पहली बार लगाता हूं, उस पैसे को मैं कहता हूं कैपिटल। उस पैसे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है उस पैसे को। जब भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं या फिर आगे बिजनेस एक्सपेंड करता हूं, मैं मालिक जो हूं, उस बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, तो उस पैसे को मैं कैपिटल कहता हूं। अब जो भी कैपिटल होती है, इस पैसे को, कैपिटल का पैसा, मान लीजिए उसने 5 लाख लगाया, इस 5 लाख से मैं बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोई जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। आप उससे बिल्डिंग खरीद सकते हो, कोई मतलब कि शॉप खरीद लीजिए, आपने समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको उसके अंदर सामान जो बेचना है, वो पैसा, स्टॉक खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, तभी तो सामान आएगा, बिकेगा, ठीक है। तो बिल्डिंग आपने या फिर शॉप आपने खरीद ली, आपने यहां पर स्टॉक खरीद लिया, इसके अलावा आपने कोई फर्नीचर उसके अंदर लगा लिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो जो कैपिटल है, जो पूंजी है जिससे बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उससे ही यहां पर हम कुछ चीजों को परचेज करते हैं, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो शुरुआत हो जाती है, बिजनेस रन करना, चलने लग जाता है बिजनेस, ठीक है। और जब एक बार बिजनेस चलने लग जाता है, तो फिर उसके बाद क्या शुरू होता है, उसके बाद सेल्स, बेचना सामान शुरू हो जाता है। हम पीछे से सामान को खरीदते हैं, जब सेल करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा भी हमें मिलता रहेगा। कुछ लोग हमसे उधारी करेंगे, जो लोग हमसे उधारी करेंगे उनको हम डेटर्स मान लेते हैं, और जहां से पैसा आ जाएगा वो हमारा कैश या बैंक में हमारे पास पैसा आता रहेगा। जो पैसा आया उससे हम कुछ ना कुछ चीजें परचेज भी कर लेंगे, है ना। और परचेज भी कर लेंगे, हो सकता है मेरे पास पैसे की कमी हो तो मैं किसी से उधारी भी कर लूंगा पीछे से सामान की, तो वो उनको मैं क्रेडिटर कह दूंगा। और जो सामान मेरे पास आ रहा है वो तो स्टॉक है ही, जो मैं बेच रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर जब सेल परचेज की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और फाइनली मुझे अपने बिजनेस का मुनाफा निकालना है, मुनाफा भी निकल जाएगा। सिंपल सरल भाषा में मुनाफा भी निकल जाएगा, निकल सकता है, बहुत इजीली निकल सकता है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करके। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत, अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। ओके है, ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन होगी, गुड, बढ़िया, परफेक्ट। अब आपको एक और कंसेप्ट पे लेके चलता हूं, और वो कंसेप्ट कहता है कि जो यहां पर आपकी कैपिटल है, जो पूंजी यहां पर लगाई गई है, या फिर मैं एक ओनर हूं बिजनेस का, आई एम द ओनर, ए पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि उसने ये काम शुरू किया है, ओनर, ठीक है। इसने क्या किया, इसने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई। बिजनेस किस चीज का था, बिजनेस था आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप क्या, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। इसने इसमें पूंजी लगाई। अब पूंजी का इस्तेमाल किया गया अलग अलग कामों के लिए, जो मैंने जैसे पिछली स्लाइड में आपको लिखे थे। अब ये जो ओनर है, इसका अल्टीमेटली गोल क्या था, इस कैपिटल को लगा के इन चीजों में लगाना और फिर बिजनेस को रन करना, इसका मेन गोल क्या था।
इसका मेन एजेंडा क्या था ये पैसा लगाने का? इसका मेन एजेंडा था यहाँ पर प्रॉफिट कमाना, अर्निंग करना। घर की रोजी रोटी तभी तो चलेगी, नहीं तो चलेगी कैसे? मैं कोई ऐसे थोड़ी ना, तो पैसा मैंने क्यों लगाया था? मैंने कुछ अर्निंग करनी थी तभी पैसा लगाया था, नहीं तो मैं पैसा क्यों लगाता अगर अर्निंग ही ना हो मुझे तो? ठीक है। लेकिन यहां पर एक सिस्टम होता है जो हमारा अकाउंटिंग कहता है, वो ये कहता है कि जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है और जो कैपिटल है, इसका ओनर से यहां पर एक अलग तरीके का रिलेशन होता है। एज अ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक कंसेप्ट हमारे पास होता है कि ओनर एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। यानी कि जो ओनर है यहां पर आपका, वो ओनर आपका बिजनेस से बिल्कुल अलग एंटिटी होगा, अलग पर्सन होगा। कैसे? ओनर ने यहां पर एक अलग एंटिटी को पैसा दिया है। नो डाउट मैं एक ओनर हूं और मैं इसी बिजनेस को हैंडल कर रहा हूं, बिजनेस को संभाल रहा हूं। लेकिन जो हमारी दुकान है, जो हमारा गल्ला है जिसपे हमारा पैसा पड़ा है, जो हम सामान बेच रहे हैं, जो एरिया है जो शॉप का, वो बिल्कुल एक अलग पर्सन होती है। मैं एज अ ओनर उसको संभाल रहा हूं, और वो संभाल जो मैं रहा हूं उसमें जो मैंने पैसा लगाया है, उसके बदले में मुझे यहां पर जो बिजनेस है वो कमाकर दे रहा है, और उसके बदले मुझे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जो मैंने पैसा लगाया और जो मैंने मेहनत किया वहां पर उस बिजनेस को संभालने की। अकाउंटिंग कहता है कि ओनर जो है वो बिजनेस से बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होता है। तो जो पैसा यहां पर ओनर ने बिजनेस को दिया है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, वो कैपिटल जो है वो आपका एक प्रकार से आपकी जिम्मेवारी है एक बिजनेस की, कि वो पैसा वापस चुकाए उसको। बिजनेस की एक जिम्मेवारी बनती है, बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस का एक दायित्व है कि जो पैसा बिजनेस ने ओनर से लिया है उस पैसे को वापस चुकाना पड़ेगा। अब उस पैसे को वापस कैसे चुकाएंगे? अब मान लीजिए मैं पैसा चुका देता हूं, तो पैसा चुकाऊंगा कैसे चुकाऊंगा? शॉप मैंने खरीद ली थी, फर्नीचर मैंने लगा दिया, तो स्टॉक सामान दुकान पे पड़ा है, तो मैं या तो सब कुछ बेच दूं, बिल्डिंग बेच दूं, भाई साहब दुकान का सामान बेच दूं और ये फर्नीचर बेच दूं, जो भी आएगा उसमें से, तो जो पैसा बचेगा मैं बिजनेस को दे दूं वापस, सॉरी ओनर को दे दूं वापस, तो ओनर तो काम ठप, ओनर का बिजनेस ठप, बिजनेस आगे करेगा क्या? नहीं दिया जा सकता ना। तो एक बार जो पैसा लगा दिया है वो पैसा उसके अंदर लग चुका है, लेकिन वो बिजनेस जो है वो ओनर को पैसा कमा कर देता है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और ये प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो यहां पर ओनर अपने पास वापस लेता रहता है, बिजनेस से निकालता रहता है। जब भी एक ओनर जब बिजनेस में पैसा डालता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और जब भी एक ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स, पैसा निकालना बिजनेस से, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। और ये ड्राइंग्स यहां पर जो आप प्रॉफिट कमाते हो उसमें से कर ली जाती है, ताकि आपके घर की जरूरतें चल सके। हो सकता है सारा का सारा प्रॉफिट आप निकाल लो, सारा के सारे को हम ड्राइंग्स कह देंगे। हो सकता है कि आप कुछ हिस्सा प्रॉफिट का निकाल लो जो ड्राइंग्स कहलाएगा, और जो कुछ हिस्सा है वो वापस से बिजनेस में लगा दो कि भाई साहब बिजनेस वाले जाने, बिजनेस काम चला रहा है, स्टॉक और बढ़ा दो। मान लीजिए उसको 50,000 रुपए महीने का प्रॉफिट है, उसको 25,000, उसने 25,000 निकाल लिया, 25,000 उसने कहा वापस बिजनेस में डाल दो, 25,000 का स्टॉक खरीद लेगा और एक्स्ट्रा के प्रॉफिट है ना, वो तो सेल परचेज में जो हुआ पैसा वो तो है ही। जो प्रॉफिट है 25,000 का, और क्या, तो स्टॉक खरीद लो और माल डाल दो। तो इस पे यहां पर आपको एक शब्द समझ में आया, जो आया ड्राइंग्स शब्द। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। ओनर इज द सेपरेट लीगल एंटिटी देन द बिजनेस। ओनर बिल्कुल एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये ड्राइंग्स जो है वो मैंने आपको समझाई। ठीक है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है और आपको लग रहा है कि सर ये तो मतलब बेसिक सा है, कुछ आप समझा, मतलब मुझे इजी सा लग रहा है, मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, तो क्या मैं इस क्लास को स्किप कर सकता हूं, कर सकती हूं? अगर मन में ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है तो बंधु, मैं आपको वेरी साफ साफ बोलता हूं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आपने जो भी कर रखा है, लेकिन इस क्लास को अटेंड जरूर करना। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो कॉमर्स वालों को, ये सर ये तो मतलब बड़ा इजी सा समझा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में ऐसे पॉइंट्स शायद आ जाएंगे जो आप मिस ना करना चाहें, तो इसलिए क्लास को देख लेना। ठीक है, क्लास को देखते रहना। कैपिटल वाला बेटा अभी समझाया ना मैंने दोबारा से? ठीक है, कैपिटल वाला वही मैंने समझाया।
कैपिटल है जो बिजनेस पर्सन आपकी शॉप में लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं, बिजनेस में लगाता है। ड्राइंग्स वो होती हैं जो बिजनेसमैन जो है, जो ओनर जो है, वो यहाँ पर बिजनेस से पैसा निकालता है। पैसा डालना और पैसा निकालना, बस डालने को कैपिटल कहेंगे, निकालने को ड्राइंग्स कहेंगे। सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है। अब आपने अभी तक मेरे से कुछ टर्म सीख ली हैं। स्टॉक आपको बताया मैंने, डेटर्स आपको बताया, क्रेडिटर्स मैंने बताया, कैपिटल आपको बताया, सेल परचेज आपको बताया, और मैंने आपको बताया प्रॉफिट और दी ड्राइंग्स आपको बताया। बस इतनी चीज ही अभी तक आपने सीखी है और इतनी ही अभी तक काफी है। अब यहां पर नेक्स्ट चलते हैं कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट नॉर्मल निकालते हैं, सेल्स कितनी की, परचेज कितनी की, अच्छा स्टॉक कितना है, वगैरह वगैरह, अच्छा मेरे ये खर्चे हैं, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, सैलरी दे दी, वगैरह वगैरह करके मेरे पास लास्ट एक प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, वो आता है। अब यहां पर एक नेक्स्ट स्टेप होता है, जिस नेक्स्ट स्टेप को हम एक और भाषा में जानते हैं, और उसमें यहां पर हम ये देखते हैं कि जितना भी एज पर दी नॉर्म्स हमारे पास आज की डेट में कितना सामान पड़ा है। मान लीजिए मैं किस दिन ये बोलता हूं कि अच्छा भाई बंधु बताओ मेरे पास कितना स्टॉक कितना पड़ा है, चेक करो। सभी लोग चेक करो। दुकान में काम कर रहे हैं जो नौकर, उनको कहा जाता है चेक करो एक एक माल, नोट कराओ मुझे। मैं नोट करता हूँ, ठीक है। अच्छा 10 वॉशिंग मशीन पड़ी हैं, 5 टीवी पड़े हैं, 6 ये पड़ा है, 10 वो पड़ा है, 20 वो सामान पड़े हैं, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अब जो टोटल मैंने लगाया उस टोटल को मैं कहाँ से टैली करूंगा? उस टोटल को मैं अपनी ये बुक से टैली करूंगा, किताब से टैली करूंगा, जहां पर मैंने स्टॉक का एक बनाया था। ऐसे ही एक स्टॉक का मैंने बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं सारा की सारी चीजें लिखी होंगी, उससे टैली करूंगा। अगर वो स्टॉक वाला जो सामान है जो मेरे यहाँ पर फाइनेंशियल्स में, इनको फाइनेंशियल्स कहेंगे, यहाँ पर बनाया गया है, उसका यहाँ पर मैच हो गया फिजिकल स्टॉक से, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये फिजिकल स्टॉक से मैच नहीं होता है तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अगर ये मैच नहीं होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी ना। तो वही यहाँ पर गड़बड़ जो है उसको दूर किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि कहां गड़बड़ है। तो इसलिए ये रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते तो आपकी दुकान पर क्या हो जाएगा, कोई चोरी करके ले जाएगा सामान, कोई ऐसे उठा लेगा, आपको कैसे पता लगेगा? तो रिकॉर्ड करना इनको, और रिकॉर्ड करने के बाद इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्लासिफाई करने के बाद एक हम फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं, और उस फाइनल रिजल्ट पे इनको एक ही जगह पर सभी चीजों को लिखना, ताकि एक समरी आपको मिल सके, एक समराइज करना सारी चीजों को, कि हाँ भाई मुझे पता लगे एक जगह पर, सारी जगह पे इकट्ठा लिखाओ। अच्छा कैपिटल इतनी लगाई थी, अच्छा मेरे पास शॉप इतनी की है, अच्छा मेरे पास खाते में, मेरे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा है, अच्छा मैंने इतने की उधारी ले रखी है, अच्छा आगे इतनी टोटल उधारी है। अगर मुझे एक कच्चा चिट्ठा सारा का सारा एक ही पेज पर यहाँ पर मिल जाए, सारी चीजें टोटल लगाए हो, स्टॉक इतना है, कैपिटल इतनी है, ड्राइंग्स इतनी हुई है, प्रॉफिट इतना है, तो उससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। मतलब पूरे के पूरे साल में जो हमने काम किया है वो साल का कच्चा चिट्ठा आंकलन जो है एक ही जगह पर, एक ही पेज पर मुझे एक समरी फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। अब ये समरी फॉर्म में जो बनाया जाता है, ये कब बनाया जाता है? ये साल में एक बार बनाया जाता है। वैसे तो बनाने को तो कभी भी बना सकते हैं हम, लेकिन फिर भी यहाँ पर साल में इसको नॉर्मल वे में एक बार बनाया जाता है। आपको एक और कंसेप्ट पे लेके चलता हूं जो कि है फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट, FY, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको। फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? फाइनेंशियल ईयर का जो टेन्योर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के समय को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। यानी कि अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो अभी यहां पर 1 अप्रैल 2023 से लेकर स्टार्ट हुआ एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि एंड होगा 31 मार्च 2024 को। ये कहलाएगा फाइनेंशियल ईयर 24। अगर कहीं पर भी आपको फाइनेंशियल ईयर 24 लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है हम बात करें 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के पीरियड की। इस पीरियड के दौरान जितनी भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है हमारे बिजनेस में, जो भी हमारे पास सब कुछ प्रॉफिट निकला है, उसका एक कंसोलिडेटेड जो है वो समरी हम बनाएंगे। किस डेट को? 31 मार्च 2024 को बनाएंगे। नॉर्मली 31 मार्च 2024 को यहाँ पर कंसीडर क्यों किया जाता है, या ये फाइनेंशियल ईयर क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे देश का जो इनकम टैक्स विभाग है, IT विभाग है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रॉफिट हुआ है उसकी डिक्लेरेशन देनी है, जिसके बेस पर आप वहां पर
टैक्स फाइल करेंगे या फिर टैक्स उनको चुकाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करता है। इस पीरियड के दौरान टोटल जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट पे जो भी टैक्स बनता है वो आप इनकम टैक्स वालों को चुकाएंगे। इसलिए यहां पर ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसको रखा जाता है। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आपका हो जाता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के पीरियड को हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। नॉर्मली हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका प्रावधान नहीं रखता है। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर का प्रावधान यहाँ पर रखकर चलता है। ठीक है, एक और शब्द होता है और वो होता है असेसमेंट ईयर, AY। असेसमेंट ईयर जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर से अगले साल को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर हुआ, फिस्कल ईयर हुआ, ये दोनों सेम शब्द है। फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ये सारे के सारे सेम शब्द हैं। ठीक है, और एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उससे अगले साल को हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, AY 25 हो गया। यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का जो पीरियड है उसको हम AY 25 कहेंगे, असेसमेंट ईयर 25 कहेंगे। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 25 जो है वो यहां पर आपका क्यों निकाला जाता है, फिर क्यों कहा जाता है, ये भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही कहा जाता है कि जब आपके 31 मार्च 2024 हो जाता है उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक टाइमलाइन देता है कि इस टाइम तक आपको अपनी जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है उसकी डिक्लेरेशन देके टैक्स पे करना है। और वो टैक्स वैक्स जो भी आपका पे किया जाएगा वो असेसमेंट ईयर के दौरान ही पे किया जाएगा, क्योंकि वो तो समय खत्म हो गया, आपको अगले साल ही तो पे करना पड़ेगा। अगले साल तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हुआ वो तो चलता रहेगा, लेकिन असेसमेंट ईयर भी शुरू हो गया। असेसमेंट किस चीज का, असेसमेंट पिछले फाइनेंशियल ईयर का। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जांच पड़ताल या असेस करना किसी चीज को निकालना। तो असेसमेंट करना यहाँ पर इस पीरियड के फाइनेंशियल ईयर का, इस चीज के यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर आपका असेसमेंट करना इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 चीजें हमने सीखी, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर और दी असेसमेंट ईयर। ये भी बार बार आपको देखने को मिलेंगे आने वाले लेक्चर्स में, या फिर करंट अफेयर्स में फाइनेंशियल ईयर के जिक्र बहुत बार होता है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 31 मार्च 2024 को एक ऐसा कच्चा चिट्ठा बनाऊंगा पूरा पूरा जिसमें सारी की सारी समरी एक साथ आ जाएगी, और इसी चीज को मैं कहता हूं, जो मैं फाइनल बनाऊंगा उसको मैं कहता हूं बैलेंस शीट। उसको मैं कहता हूं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो है वो बनाई क्यों जाती है वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, एक समरी देने के लिए, है ना। लेकिन बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसके ऊपर बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल पे लेके चलता हूं आपको। ठीक है, पहले एग्जांपल पे लेके चलता हूं, फिर इन चीजों पे आऊंगा। यहां पर आपका ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, इस पे भी बाद में आते हैं। देखो, आर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बड़े ध्यान से पढ़ना, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो सामने लिखा, बड़े ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन को, आप खुद ब खुद सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे। इसकी फॉर्मेट वॉर्मेट पे ध्यान मत दो, बस अपने दिमाग खुला रखना कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये फॉर्मेट वॉर्मेट नीचे जो लिख रहा है इस पे ध्यान मत देना। क्या करोगे वो चीज सोचने वाली है, कहां कौन सी चीज जा रही है, इधर लिख रहे हैं उधर लिख रहे हैं, मत ध्यान दो अभी। आर ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपए से, किस फॉर्म में, कैपिटल दी 20,000 रुपए। ठीक है, डन, 20,000 रुपए कैपिटल दे दी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्म के पास यहां पर 20,000 रुपए हैं टोटल। ठीक है, 20,000 रुपए फर्म के पास है, कंपनी के पास है, इन दी फॉर्म ऑफ द कैश, नगद दिया था, पैसा दिया था। ठीक है, 20,000 रुपए। अब यहां पर आपके सामने एक बैलेंस शीट आई है जिसमें एक साइड लिखा है लाइबिलिटी, एक साइड लिखा है असेट। इसका क्या मतलब होता है, ये जो फॉर्मेट है, अच्छा ये फॉर्मेट पहले समझा ही देता हूं फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये जो फॉर्मेट आपको लिखा है इसमें एक साइड लाइबिलिटी एक साइड असेट है। यहां पर आपकी लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस ने किसी भी तरह की यहां पर देनदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, कोई पैसा जो है वो आपने वापस चुकाना है, उस चीज को हम लाइबिलिटी कहते हैं। और असेट होता है जो चीज आपकी ओनरशिप में है, जो चीज आपकी खुद की है, आप बिजनेस उसको ओन करता है, उसको हम असेट कहते हैं। ठीक है, असेट और लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ। अब यहां पर सबसे पहले आता है कैपिटल शब्द। कैपिटल क्या था, कैपिटल यहां पर मैंने कैपिटल लगाई थी, बिजनेस में लगाई थी। बिजनेस और मैं लीगल अलग अलग एंटिटी है, तो बिजनेस की दायित्व बनता था ना कि मुझे पैसा वापस करने का, मैंने आपको अभी बताया था। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो पैसा मुझे कभी ना कभी वापस करने की। तो इसलिए जो कैपिटल है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड नोट की जाती है। ठीक है, कैपिटल, मैंने कोई भी उधार लिया है किसी बैंक से, लंबे समय के लिए छोटे समय के लिए उधार लिया तो मुझे वापस चुकाना है, तो उसको लाइबिलिटी साइड लिख देते हैं।
अगर मेरे पास किसी भी तरह का कैश है, नगद है, कोई भी स्टॉक है, दुकान पे सामान पड़ा है, रिसीवेबल्स को हम डेटर्स कहते हैं, रिसीवेबल्स डेटर्स कह लो, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो डेटर्स जो हुए, नॉन करंट असेट्स भी आपको अभी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ी देर में आएंगे। तो ये सब एरिया यहाँ पर आपका असेट साइड नोट कर लिया जाता है। इस असेट साइड में आपके कोई और शॉप की बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुई, ऐसी बहुत सारी चीजें, बैंक में बैलेंस हो, वो सारी सारी चीजें आपकी इस साइड में देखने को मिलती है, वो यहां पर देखने को आता है। राइट, ओके, चलो अब यहां पर इस एग्जांपल पे चलते हैं। ये जो एग्जांपल है, अगर मैं 20,000 पे लेकर आया हूं तो मेरे 20,000 पे जो है वो यहां पर कैपिटल भी आई है कि नहीं आई, और 20,000 पे मेरा किस फॉर्म में आया है, कैश के फॉर्म में आया है। तो मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें लाइबिलिटी साइड मैंने 20,000 लिख दिया और असेट साइड भी मैंने यहां पर इसको 20,000 पे यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये चीज आई, 20,000 यहां लिख दिया, 20,000 मेरा यहां लिख दिया गया है। ये मेरा बैलेंस शीट में एक ट्रांजेक्शन यहां पर एग्जीक्यूट हुई है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने बिजनेस ने एक मशीनरी परचेज की 1,000 रुपए की। अब 1,000 की मशीनरी परचेज किया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि ऑब्वियस है, मेरे पास कैश था 20,000 रुपए, मैंने इसमें से क्या किया, 1,000 रुपए निकाल लिया और 1,000 रुपए की मैंने मशीनरी परचेज की। मशीनरी मेरी ओनरशिप है उसके ऊपर, है ना, मैंने खरीदी है, मेरा ओनरशिप है, तो 1,000 रुपए मैंने इस तरह से कर दिया। अब क्या हुआ, 20,000 रुपए इधर था, टोटल इधर भी 20,000 है, इधर भी 20,000 है। अब इससे आप क्या समझ रहे हो, यहां भी 20,000 था, यहां भी 20,000 है, कि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट है, उसमें असेट और लायबिलिटी साइड का टोटल जो होता है वो हमेशा सेम रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेट और लायबिलिटी का जो टोटल है वो मिसमैच हो या फिर गलत हो। ठीक है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप मेरी बात से वाकिफ होंगे, समझ रहे होंगे कि वाकई में सर बैलेंस शीट जब नहीं मिलती थी तो कितना बुरा लगता था। मतलब कि 15-20 मिनट हम लगाते थे क्वेश्चन को करने में पूरा सोल्व, और लास्ट में पता लगता था बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड में 1 रुपए का फर्क आ रहा है। वो 1 रुपए का फर्क भी नहीं आना चाहिए था, वो भी इतना ज्यादा, 1 रुपए का फर्क भी बहुत ज्यादा होता है हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से। तो दैट इज दी बेसिक थिंग कि असेट और लायबिलिटी साइड जो है वो दोनों की दोनों सेम होती है, सिमिलर होती है। आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर लो, लेकिन असेट और लायबिलिटी साइड कभी भी डिफरेंट नहीं होंगी, हमेशा दोनों साइड सेम ही रहने वाली है। और सेम क्यों रहने वाली है वो उसका एग्जांपल आपके सामने देख लो। एक एग्जांपल आपके सामने है, दो है, कैपिटल लगाई 20,000, ऑब्वियस है ये मेरी उधारी थी, ये मेरे सेट था। 20,000 रुपए मेरी कैपिटल लगी है, इसमें से 1,000 रुपए मैंने कैश में से निकला, लेकिन 1,000 की मैंने मशीनरी कर ली, स्टिल 20,000 20,000। बिजनेस ने गुड्स परचेज किए 2,000 रुपए के, 2,000 रुपए के गुड्स परचेज करूंगा तो मेरा कैश 2,000 रुपए से कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गुड्स जो परचेज करूंगा उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो सामान मैं खरीदूंगा वो मेरा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। तुम स्टॉक मेरा 2,000 रुपए से बढ़ जाएगा, गुड्स का मतलब यहां पर स्टॉक ले लो, है ना, स्टॉक लिख सकते हो। तो स्टॉक जो है वो मेरा 2,000 रुपए से बढ़ जाएगा। स्टिल दोनों साइड का टोटल 20,000 20,000, दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। 20 का 22 हो सकता है, 25 हो सकता है, 15 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों साइड मैच कर रही हैं। देखते जाओ, साथ साथ देखते जाओ, साथ साथ समझ में आता रहेगा। ठीक है, ओके। अब कैश मेरा और कम हो गया, 17,000 हो गया, लेकिन ये कुछ ना कुछ हमारा इंक्रीज हो गया। चौथे स्टेप में क्या है, बिजनेस ने गुड्स परचेज किए, लेकिन 5,000 रुपए की है, किस पे, क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे ली है। अब उधार मैं किससे लेता हूं तो उसको मैं क्या कहता हूं, डेटर कहता हूं, ओ सॉरी, उनको क्रेडिटर कहता हूं, जिनसे मैं उधार लेता हूं वो मेरे लिए क्रेडिटर है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने क्रेडिटर बना दिए 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए के मैंने क्रेडिटर बना दिए। ऑब्वियस है, मैंने किसी को पैसा चुकाना है, मैंने उससे उधारी ली है, मैंने उसको चुकाना है, मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में उसको नोट कर लूंगा, क्रेडिटर आगे 5,000 रुपए के। ठीक है, इसी तरह से अब जो 5,000 रुपए क्रेडिटर पे मैंने यहां पर खरीदा है सामान, तो ऑब्वियस है मेरे गुड्स भी तो बढ़ेंगे 5,000 रुपए से, तो मेरे गुड्स यहां पर बढ़ गए। इधर अब देखो 25,000 हो गया, इधर भी 25,000 हो गया, कोई फर्क आया, बाकी तो वही की वही ट्रांजेक्शन है, कैश भी उतना है, मशीनरी भी उतनी है, और गुड्स मेरा 7,000 हो गया, और इधर भी मेरा टोटल, इधर 25 इधर 25। ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पांचवा स्टेप, बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने जो अपना सामान है वो यहां पर उधार में बेचा। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,000। अब जो भी मैं सामान बेचूंगा, ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में बेचूंगा, मैं ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉफिट में नहीं बेचूंगा। इन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा गया है उस सामान की कॉस्ट क्या थी, उस सामान को खरीदने का खर्चा क्या था, उस सामान को जो खरीदा गया था
उसकी वैल्यू थी 3,000 रुपए और मैंने उसको बेच दिया 5,000 रुपए में। तो 3,000 रुपए का सामान मैंने क्या किया, बेचा है, लेकिन पैसा उसके बदले मुझे कितना मिलेगा, 5,000 रुपए मुझे मिलेगा। तो सबसे पहले तो 3,000 का ट्रीटमेंट किया जाए कि सामान मेरे यहां से निकल गया, जो गुड्स है मेरे यहां से निकल गए, तो मेरे गुड्स अब रह गए 4,000 रुपए के। कैश मुझे मिला नहीं है क्योंकि मैंने उधार पे किए, तो कैश तो कोई चेंज नहीं हुआ, मशीनरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन मैं जब भी किसी से उधारी की, मैंने उधारी उसको दी है, तो वो मेरे लिए क्या कहला जाता है, वो मेरे लिए डेटर कहला जाता है। तो ऑब्वियस है, 5,000 रुपए मैंने उसको देने किए हैं, और सॉरी उसने मुझे वापस देने हैं 5,000 रुपए, मैंने उसको उधार में सामान दिया है, उसने मुझे 5,000 रुपए देने हैं, तो 5,000 रुपए का मैं डेटर यहां पर नोट कर लूंगा, 5,000 रुपए डेटर है मेरे पास। ठीक है, अब ये वाली साइड तो ट्रीट हो गई, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम थी कि 3,000 रुपए का सामान मैंने 5,000 रुपए बेचा, तो ऑब्वियस है मैंने 2,000 रुपए प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, प्रॉफिट कमाया ना मैंने 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए मैं यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी हमारे बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट हमें होता है, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर नोट करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर बहुत सारे और भी चीजें आती हैं, आपके लिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज बता दूं, नेट प्रॉफिट जो है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, तो वो नेट प्रॉफिट मेरा 2,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। 3,000 का सामान 5,000 रुपए बेचा, 2,000 मेरा प्रॉफिट जो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा। फिर से यहां पर 27,000 आप इन दिनों का मैच देख सकते हो, दोनों का टोटल यहां पर मैच हो गया है। ठीक है, ओके, चलो अगले स्टेप पे चलते हैं। बिजनेस ने पे किया 500 फॉर रेंट, 500 फॉर सैलरी, रेंट के लिए 500 रुपए दिए, सैलरी के लिए 500 रुपए दिए। अब क्या होगा, इससे 1,000 रुपए से कैश यहां पर कम हो जाएगा। ऑब्वियस है, 1,000 रुपए से आपका कैश कम हो गया, यहां पर हुआ कि नहीं हुआ। अब लेकिन जो 1,000 रुपए मेरा कैश कम हुआ, वो मैंने रेंट और सैलरी जो वो दी कहां से, जो मैंने मुनाफा कमाया था उसी में से दी होगी, और कहां से दूंगा मैं, ऐसे थोड़े ना मैं दे दूंगा। जो मुनाफा कमाते हैं उसी में से तो अपना खर्चा निकालते हैं। तो मुनाफा मेरा 2,000 रुपए था, 1,000 रुपए उसमें से मैंने खर्चा कर दिया, तो ये 1,000 रुपए रह गया यहाँ पर। अब टोटल ये 26,000 रह गया। इधर मेरा कैश कम हुआ क्योंकि कैश में दी थी मैंने, इधर भी 26,000 रह गया। क्लियर है, समझ गए स्टेप बाय स्टेप बैलेंस शीट कैसे चल रही है और बैलेंस शीट मैच कैसे हो रही है। असेट साइड का इंपैक्ट लाइबिलिटी साइड पड़ता है, लाइबिलिटी साइड का इंपैक्ट असेट साइड पे पड़ता है। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं अकाउंटिंग में। इसका एक और कंसेप्ट है यहाँ पर डबल एंट्री का, यानी कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो उसकी इक्वलेंट एक दूसरी ट्रांजेक्शन जरूर होती है हमारे अकाउंटिंग में। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होगी जो सिंगल हैंडेड हो। अब कोई भी मन में कोई भी चीज सोच लो, आप अगर घर पे लिए, मैं बिजनेस की छोड़ो, अगर घर पे आप कोई भी चीज सामान लेकर आता, मोबाइल फोन खरीदते हो तो क्या होता है मोबाइल फोन में, आपने 20,000 का मोबाइल फोन खरीदा तो 20,000 आपके पास मोबाइल फोन इक्वलेंट अमाउंट का आया और 20,000 आपके जेब से चला गया, लेकिन इक्वलेंट टू 20,000 पे आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा है। तो आप बैलेंस हो गए ना, जहां आप थे वहीं हो। समझ गए मेरी बात। तो बैलेंस शीट भी उसी कंसेप्ट पे चलती है कि कोई एक चीज गई है तो दूसरी चीज आएगी, आई है तो गई है। वो चाहे दोनों साइड में बदलाव हो सकता है, इस साइड में बदलाव हुआ, इस साइड में बदलाव हुआ, हो सकता है एक ही साइड में भी बदलाव हो सकता है प्लस माइनस का, तो वो भी चीज हो सकती है, सोची जा सकती है। तो दिस इज अबाउट द बैलेंस शीट की लाइबिलिटी और असेट साइड क्या होती है, दोनों का मैचिंग क्या होती है, दोनों किस बेस पर यहां पर काम करती है। आई होप की बात क्लियर होगी मेरी और समझ में आ गई होगी बैलेंस शीट से मुतल्लक। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो। ओके सचिन, आई विल ट्राई, है ना, मैं कंफर्म नहीं कह सकता बट ट्राई करूंगा जरूर। प्रॉफिट लाइबिलिटी के अंडर क्यों आता है बेटा, प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया ना, और बिजनेस की लाइबिलिटी या प्रॉफिट किसका होता है अल्टीमेटली। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका जो बिजनेस करने का गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना,
और बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है वो किसके लिए कमा रहा है, वो एक उसके ओनर के लिए कमा रहा है ना, और ओनर को उसने पैसा वापस देना है, पैसा तो ओनर का ही है ना, प्रॉफिट तो ओनर का है, उसको देना, तो इसलिए वो लाइबिलिटी साइड है, इसलिए वो लाइबिलिटी है ओनर बिजनेस की, कि दैट इज द लाइबिलिटी, वो उसको पैसा वापस चुकाना है, वो बिजनेस का पैसा नहीं है प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पर हक जो है प्रॉफिट का ओनर का प्रॉफिट के ऊपर हक है, जिस तरह से कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट ओनर का हक है, उसी तरह से प्रॉफिट के ऊपर भी ओनर का हक है। अब ओनर की चॉइस है कि उसको यहां पर या तो निकाले बिजनेस से या फिर उसको बिजनेस में पड़ा रहने दे। जैसे इसमें इसने 2,000 रुपए में से 1,000 रुपए तो निकाल लिया खर्चा, और 1,000 रुपए अभी बिजनेस में पड़ा, अब 1,000 रुपए को यहां पर उसने यूटिलाइज कर रखा है कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में। अगर मान लो इस 1,000 रुपए को यहां पर निकाल लेगा, ये 1,000 रुपए निकाल ले, तो वहां से कुछ ना कुछ 1,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा ना, वहां से आपको कैश माइनस करना पड़ेगा 1,000 रुपए, तभी दोनों साइड बैलेंस होंगी। अगर इधर से 1,000 रुपए निकाल लिया जाएगा तो उधर जो कैश है वो भी 1,000 रुपए माइनस हो जाएगा, फिर से टोटल दोनों साइड का 25,000 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सर बीच में बैलेंस शीट का क्वेश्चन थोड़ा करवाते हैं बेटा, इसमें कोई बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, मैंने आपको क्या, आप फिर ना वही गलत लेके चल रहे हो। ये मैंने स्टार्ट जब किया था ना लेक्चर, तब मैंने कहा था कि इस लेक्चर में से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इस लेक्चर में से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो ये लेक्चर करा रहा हूं, ये लेक्चर एक बेस बनेगा आपके आने वाले सारे लेक्चर का। आने वाले लेक्चर में कभी शब्द आएगा ना कैपिटल, तो मैं दोबारा बताऊंगा नहीं कैपिटल क्या, मैं ये बोलूंगा अरे लेक्चर नंबर 2 में देखा था कैपिटल ये होता है, ये उसके लिए है, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए है कि फ्यूचर में बार बार चीजों को मैं जो पढ़ा रहा हूं तो मैं फ्लो में पढ़ाता रहूं, बार बार मुझे रुकना ना पड़े समझाने के लिए, अच्छा इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, इसका अच्छा ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका मतलब ये है, मुझे वो रुकना ना पड़े, मैं पहले ही सारी चीजें क्लियर करके चल रहा हूँ जो थोड़ी 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 आने वाली है। ठीक है, इस पे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, रट्टा मत मारने लग जाना, अरे सर इसमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आप पढ़ लेना इसको, इसमें कोई दिक्कत है नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे मैं लेकर चलता हूं आपसे, ये आपके रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना इनको ट्रांजेक्शन्स को, ये लिखा हुआ है, पढ़ने की इच्छा रखते हो तो पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आता तो छोड़ देना, जो मैंने समझाया दैट्स इनफ। ठीक है, अच्छा, जब भी हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने किताब में तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारी चीजें लिखते हैं, इस तरह से एक फॉर्मेट होता है, ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए, याद कुछ नहीं करना, इसको फॉर्मेट को रट्टा रट्टा नहीं मारना कि सेल्स मैं नोट कर दी, स्टॉक मैंने यहाँ नोट कर दिया, इस तरह से मेरे खर्चे नोट कर दिए, लास्ट में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एक निकल कर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से, और ये मेरा नेट प्रॉफिट फाइनली निकल कर आ जाता है, सैलरी वैलरी और माइनस करके, डेप्रीशिएशन माइनस करके, ये सब चीजें आपकी हो जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही करवाऊंगा, आज के लेक्चर में मैंने थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, बाकी मैं इससे जुड़ा हुआ कुछ और कंसेप्ट या लाइक दे करंट असेट, नॉन करंट असेट वगैरह वगैरह कुछ ऐसे शब्द आए थे, उनके बारे में कुछ और ज्ञान, कुछ और शब्दों के बारे में ज्ञान, जो पिछली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी एक दो आए हैं बैंकिंग इसी पार्ट में से, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बड़ा इजी से क्वेश्चन आया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को फिलहाल मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेसिक जो है वो समझ में आएगा। मैं इस क्लास को और एक्सटेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जिनको ये चीज बहुत ज्यादा हैवी लग रही होगी, है ना, और वो जब तक इस स्लाइड्स को, इस पीपीटी को दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आगे मैं चला भी गया तो वो आगे वाला कहीं और घूम जाएगा उनका दिमाग। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि मैं इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करता हूं, ताकि आप आने वाली क्लास को अच्छे से, नेक्स्ट क्लास को अच्छे से और एंजॉय कर सको, आपको बोझ की तरह ना लगे। ओके, चलो चलें फिर एंड करें सेशन को। ठीक है, अब मिलते हैं सीधा कितने बजे, 8:15 बजे आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास में। ठीक है, 8:15 बजे करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास करेंगे, आ जाना उसमें, सभी लोग मिलते हैं, बढ़िया से उसमें करेंगे काम। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो क्या ना, बेस्ट विशेष आज की पढ़ाई के लिए आपके, बाकी रोज मिलते ही रहते हैं।
अच्छा, ठीक है यार, मैं देख लेता हूँ, करवा देता हूँ।